तो अब हम देखते हैं कि इनका जो मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है या सबसे अधिक प्रसिद्ध जो कृति है या जिस आइडिया को लेके सबसे अधिक फेमस है हन्ना अरेंट, उन क्या है वो है ऑन टोटलिटेरियनिज्म। जो सर्वसत्ता का सिद्धांत जो उन्होंने हमने बताया भी, जो सर्वसत्ता है कि किसी एक खास व्यक्ति किसी एक खास इंस्टीट्यूशन के पास होना, इस पे काफी काम करती है। कहाँ पब्लिश होता है? फर्स्ट मेजर वर्क पब्लिश्ड इन 1951। इनका जो पहला काम है ये ऑन टोटलिटेरिज्म, उससे काफी फेमस है। आफ्टर द डिवास्टेशन बाय नाजी जर्मनी, क्योंकि हमने देखा कि नाजी जर्मनी की अभी हमने इतिहास बताया कि क्या किया उन्होंने, और इसके खिलाफ जब वो बाद में जब अमेरिका चली जाती हैं और यहाँ पे चीजें सेटल हो गई। सेटल होने का मतलब हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 जिसने इस पूरे जो मामला था उसको सेटल किया हिटलर के मौत के साथ। हिटलर जो सुसाइड कर लेते हैं, और हिटलर का सुसाइड या जो एम्बिशियस नेचर था अगर देखें तो वो जब रसिया पे कब्जा कर लेते हैं या रसिया के अंदर चले जाते हैं, तो बाद में जब फाइट बैक करता है रसिया और इनको यहाँ पे कब्जा, बर्लिन तक कब्जा कर लेता है, तो हिटलर को लगता है कि अब वो अरेस्ट हो सकते हैं, तो सुसाइड कर लेते हैं। और उससे पहले इसको हम वर्ल्ड वॉर के सेंस में भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर में हमको मालूम है एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में जंग हुई थी। एलाइड पावर क्या है? हम जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र में मेजरली जो है बहुत ढेर सारे राष्ट्र थे, लेकिन मेजरली ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये मेजर थे। बाद में सोवियत यूनियन ने इसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जब ये डिबेट बहुत दिनों तक चलती रहती है इनके बीच में, क्योंकि ये तीनों जो राष्ट्र हैं ये लिबरल प्रिंसिपल पे चलते थे, ये जो था उस समय सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे चलता था। तो दोनों के बीच, लिबरल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बीच एक कह सकते हैं, उस समय भी बहुत से लोग उसको कोल्ड वॉर का नाम नहीं देते, लेकिन उस समय भी एक कोल्ड वॉर की तरह ही चल रहा था। अब उस कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन के पास भी ऑप्शन था कि जाए कि नहीं जाए, इनके पास भी था कि इनको साथ में ले कि नहीं। लेकिन जो फासिज्म और नाजिज्म का जिस तरह से आतंक बढ़ता है, जिस तरह से निर्दोष लोगों को सिर्फ उनके धर्म के नाम पे, उनकी नस्ल के नाम पे या उनकी विचारधारा के नाम पे उनको मारा जा रहा था, इसलिए दोनों ही एक हो जाते हैं इस फासिज्म नाजिज्म से लड़ने के लिए। इंडिया में भी ये डिबेट चलती है शुरुआत में कांग्रेस के अंदर कि क्या हमको इस मित्र राष्ट्र जो इंपीरियल भी हैं, जिन्होंने उपनिवेश बना रखा है इंडिया जैसे कंट्री को, क्या सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काफी डिबेट के बाद एक समय में इंडिया ने भी, या कांग्रेस उस समय जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी डेमोक्रेसी के अंदर, वो उसको कहती कि हम भी सपोर्ट करते हैं फासिज्म, नाजिज्म या इस तरह की चीजों के अगेंस्ट में जो फांसीवादी ताकत है उनसे लड़ना अभी जरूरी है, हमारी आज़ादी की लड़ाई। ऑल्दो उसके बाद जो ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी आती है वो कहती है कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम इंडिया को आज़ाद करेंगे, आज हमको अगर सपोर्ट करते हैं। बाद में उन्होंने अपने वादे को निभाया और हम आज़ाद हो जाते हैं। तो वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे अगर देखें, और साथ ही साथ एक्सिस पावर कौन सी है जो हमने बताया, एक्सिस पावर में फासिज्म नाजिज्म वाली इटली, फासिज्म वाली इटली, नाजिज्म वाली जो जर्मनी हो गया, तीसरी पावर जापान जो मेजर पावर था, ये इसमें रहते हैं। इन ग्रुप में चाइना अगर देखें, दूसरे कंट्री भी रहते हैं एलाइड पावर में, एक्सिस पावर में ये लोग रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब 45 में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया, न्यूक्लियर बम, उसकी वजह से जापान ने सरेंडर किया। यहाँ पे हिटलर जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, और पूरा वर्ल्ड वॉर जो है 1945 में जब खत्म होता है, उसके बाद चीज़ों को एनालाइज करना, जैसे हमने बताया कि हन्ना जो एरेंट है, इनका जो मैथोडोलॉजी है एनालिटिकल है, फिलोसफिकल है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। ऐसा नहीं कि वो जाके सर्वे करके और बहुत साइंटिफिकली एम्पेरिकल डेटा पे बेस्ड काम कर रही है, लेकिन इतिहास को, समाज को और जो दर्शन है उसको मिला के जो इनके आइडियाज आते हैं, उस पर हम देखते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट काम आता है वो आता है टोटलिटेरियनिज्म का। वेयर द ओल्डर टायरनीज हैड यूज्ड, अब कह रहे कि जो अभी हिटलर को कह रहे कि किस तरह से उन्होंने आतंकवाद को यूज किया। आतंकवाद का क्या मतलब होता है? आतंकवाद, क्योंकि एक वहां भी वाद लगा है, या टेररिज्म, टेररिज्म, इज्म जो होता है वो वाद है
वो वाद क्या होता है? किसी भी चीज में, किसी संस्था में बिलीव करना, जैसे मार्क्सवाद, मार्क्स के जो आइडियाज हैं उस पे विश्वास करके आगे चलना मार्क्सवाद हो गया। उदार जो लिबरल प्रिंसिपल है उसमें जो कहते हैं उदारवादी, हम उनको कहते हैं। तो इसी तरह आतंक की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, कि अगर लोगों को डरा दोगे, लोग डर के ही काम करते हैं, अपनी स्वेच्छा से काम नहीं करते। तो इस तरह से डरा के कोई काम करना है तो उसको हम आतंकवाद करते हैं। जैसे हमारे यहाँ टेररिस्ट करते क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो हम यहाँ पे बम फोड़ देंगे, या कई बार पहले ही फोड़ देते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात या हमारे किसी आदमी को नहीं छोड़ा तो हम और भी इस तरह की ब्लास्ट करेंगे। तो ये जो चीज है कि किसी को डरा के, अब फिलोसफिकल लेवल पे कुछ चीजें और भी आगे जाती हैं कि कई बार राज्य भी डरा के करता है चीजें, कि अगर आपने ये काम किया तो हम आपको सजा दे देंगे, या उसके अंदर जो चीजें हैं उसको नहीं सुधारने की कोशिश ना करके राज्य भी, जैसे मृत्युदंड, कि अगर आपने ये घिनौना काम किया तो उस पर मृत्युदंड मिलेगा, तो हम उसको समझाने के बजाय उसको करते हैं। तो लेकिन राज्य के कॉन्टेक्स्ट में अभी आतंकवाद को हम नहीं देख रहे हैं। पहले के आतंकवाद, जब डेमोक्रेसीज के अंदर, तो आतंकवाद को हम दूसरे सेंस में देख रहे हैं। लेकिन ये कह रही हैं कि टायरनीज, जो तानाशाही हुआ करती थी, पहले की तानाशाही भी जो आतंक का यूज करती थी एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक हथियार की तरह, कि कोई भी पहले, चाहे वो कितना भी खराब राजा क्यों ना हो, कोई भी जो है वो राजा एक्स्ट्रा लगान ले ले, चाहे वो राजा किसी और चीज को मार दे, या कई बार राजा किसी औरत को उठा ले गए, लड़कियों को उठा ले गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो डरा के रखते थे। आतंक का माहौल था कि अगर आपने हमारे खिलाफ, तो जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाता था उससे ज्यादा सजा दे दिया, किसी का सर कलम कर दिया गया, किसी ने छोटी चीज के लिए भाई कि हम लगान नहीं देंगे तो भी मार दिया जान से, क्योंकि लोगों के अंदर डर बैठा रहे कि कोई और ये काम ना करने पाए, जितना भी है। क्योंकि अगर लोग जो इतनी गलती की उतनी ही सजा देंगे तो वो आतंक नहीं होगा। तो आतंक, उससे ज्यादा सजा देके आतंक बढ़ाना, तो कह रहे कि पहले के भी लोग करते थे, इतिहास में भी लोगों ने किया है, अटेनिंग और सस्टेनिंग पावर, कि दोनों चीजों के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करके उसको लेना, या सस्टेन, अगर सत्ता में आ गए हैं तो उसको बनाए रखने के लिए भी, दोनों के लिए क्या करते थे, आतंक को यूज करते थे। तमाम सारे राजा, अगर आप देखें भारत में, अशोक जैसे राजा अपने कई भाइयों को मार देते हैं या दूसरों को मारते हैं, बाद में उनको बहुत बुरा लगता है कि इतने लाखों लोगों को मैंने मार दिया वार में, तो वो बुद्धिस्ट हो जाते हैं, तो हिंसा करना बंद करें। लेकिन क्यों? सत्ता को बनाए रखने के लिए आतंक जरूरी है, कि जो भी आपके खिलाफ विद्रोह कर सकता है उसको मार दीजिए, या कुछ गलत अलग बोल सकता है उसको अरेस्ट कर लीजिए। तो आतंक का इस्तेमाल कह रहे कि पहले भी इतिहास में होता रहा है। लेकिन यहां पे ये क्यों कह रहे कि अलग क्या है? इन मॉडर्न सेंस, आधुनिक समय में टोटलिटेरियन रिजीम्स एग्जिबिट लिटिल स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी इन देयर यूज ऑफ टेरर, कि अब जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लोग हैं, जो मॉडर्न समय में जो आतंकवाद जो राज्य इस्तेमाल कर रहा है, वो बहुत स्ट्रेटजिक, कि ऐसा नहीं कि इसके पीछे सिर्फ सत्ता को बनाए रखना है। और स्ट्रेटजिक, जैसे हमने बताया कि स्ट्रेटजिक इसलिए भी है क्योंकि उसके अंदर तर्क की बात कर रहा है, कि भाई ये तार्किक है कि आपको कोई चीज नहीं मिले। जैसे इंडिया में भी कई बार होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इंडिया में अगर आप देखें कि शिवसेना की पॉलिटिक्स देखें तो कहते हैं कि मराठियों को पहले काम मिले, बाकी यूपी बिहार को क्यों काम मिल रहा है। तो ये तर्क की बात, एक तर्क डाल दिया, ऑल्दो उनका नफरत की भावना है दूसरे के प्रति, क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा कि एक जगह के लोग दूसरी जगह काम नहीं कर सकते, जबकि वो लीगल है। फिर भी अब उसमें तर्क जोड़ दिया गया, नफरत को फैलाने के लिए तर्क की भाषा जोड़ दी गई, इसीलिए अलग अलग तरीके से तर्क, ये जो है नफरत फैलाई जाती है, स्ट्रेटजिक रैशनैलिटी। तो जैसा कि हिटलर ने बोला, हिटलर ने क्या बोला, ज्यूज की वजह से हम लोग गरीब हो रहे हैं क्योंकि सारी संपत्ति पे इनका कब्जा है, और हम लोग जो सुपीरियर रेस हैं वो लोग पीछे छूट रहे हैं। तो नफरत इनके प्रति हुई, और जनता ने भी ये समझ लिया कि हाँ सही, कि शायद इनके पास ज्यादा इसलिए हमारे पास कम है, तो इनके खिलाफ